Good morning everyone. My name is Dr. Gunjan from Allied Medical Sciences, IMT University. Today I am briefing about the PIVD. What is PIVD? PIVD is also called as prolapse intervertebral disc. आज के सिनेरियो में जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबको डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम रहती है. आज हम बताते हैं कि एक डिस्क होती क्या है. Here is a brief introduction about the anatomy of the intervertebral disc. What is disc? Disc is like a cushion. डिस्क एक तरह की कुशन होती है जिसमें आपके जो दो प्रोमिनेंस होते हैं, बोनी एस्पेक्ट होते हैं, उनके बीच में एज अ कुशन लाइक एक्ट करती है. जो अपर लिम्ब का हेड, आर्म एंड ट्रंक का जो वेट होता है वो डिस्क शिफ्ट करती है लोअर एक्सट्रीमिटीज पे. सो इट इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क. जो डिस्क होती है वो तीन पार्ट से मिलकर बनती है. पहला न्यूक्लियस पल्पोसिस, सेकेंड इज एनुलस फाइब्रोसिस एंड थर्ड इज वर्टिब्रल एंड कार्टिलेज. ये हमारी क्या होती है? वर्टिब्रास होती है. वर्टिब्रास के बीच में हमारी डिस्क प्रेजेंट होती है. जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस. न्यूक्लियस पल्पोसिस एक जेल लाइक मीडियम होता है, मैट्रिक्स होती है जिसमें 75% वाटर होता है और अदर कोलेजन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से जैसे वेट हमारा अपर लिम्ब का या टंग का डाउनवर्ड जाता है तो ये जो है न्यूक्लियस पल्पोसिस फैल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी वर्टिब्रास है उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता. सेकंड पार्ट होता है आपका एनुलस फाइब्रोसिस. जो एनुलस फाइब्रोसिस होती है वो आउटर कवरिंग होती है किसकी? न्यूक्लियस पल्पोसिस की. और ये दोनों कवर होती है आपकी किसमें? वर्टिब्रल एंड प्लेट कार्टिलेज में. एंड जो कार्टिलेज रिंग होती है जिसमें आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस और एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो बहुत ही थिन होता है. थिन लाइक एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी ये दोनों चीजें पैक्ड होती हैं. Here is a brief diagram of your disc. Now, what is nucleus pulposus? Nucleus pulposus is a gel-like medium. ये जो अंदर येलोइश कलर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस. जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है इसमें जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है और अदर अमाउंट आपका प्रोटीन का होता है. एंड इसमें एक हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स होती है और आपके प्रोटोग्लाइकेंस टाइप 2 के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. जो प्रोटोग्लाइकेंस कोलेजन 1 और 2 टाइप्स के होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं आपके मैट्रिक्स को. नेक्स्ट इज एनुलस फाइब्रोसिस. एनुलस फाइब्रोसिस में आपके टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस पल्पोसिस में आपके टाइप 2 के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और इसमें जो है कोलेजन प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और प्रोटोग्लाइकेंस का अमाउंट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड ऑफ द आईवी डिस्क. आईवी डिस्क इज लाइक अ हेल्दी डिस्क एज जो हमारा हेड, आर्म, ट्रंक का जो भी वेट होता है वो परपेंडिकुलर पड़ता है आपके डिस्क के ऊपर. जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं, स्टैंडिंग में होते हैं तो ये डिस्क फैल जाती है जिसकी वजह से आपका जो सारा स्पेयर है, सारा वेट आपके डिस्क पे आ जाता है. दिस इज द कंडीशन कॉल्ड PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क. प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क में क्या होता है? जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है वो बाहर निकलने लगता है एनुलस फाइब्रोसिस को क्रॉस करके और आपका रीच कर जाता है वर्टिब्रल एंड प्लेट्स तक. उस कंडीशन को हम PIVD बोलते हैं. PIVD की 4 स्टेजेस होते हैं. डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके जेंडर पे एंड आपकी ऑक्यूपेशन पे. बिकॉज जो इसकी स्टेजेस हैं वो वेरी करती है कि आपको किस ट्रॉमा से ये कंसिडरेशन हुई है या ये चीज हुई है. और इसकी फर्स्ट स्टेज होती है बल्जिंग. बल्जिंग का मतलब क्या होता है? जब आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो या तो वियर हो जाए या टियर हो जाए. देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इंजरीज, वियर इंजरीज एंड टियर इंजरीज. वियर इंजरीज क्या होती है? आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ 45 इयर्स न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो डिजनरेशन उसमें स्टार्ट होने लगती है. न्यूक्लियस पल्पोसिस वीक होने की वजह से वो अपनी रियल डेंसिटी लूज करने की वजह से वो मैट्रिक्स से बाहर निकलने लगता है. सेकंड होती है आपकी टियर टाइप इंजरीज. टियर टाइप इंजरीज में आपका कोई भी ट्रॉमा आ सकता है, एज लाइक छत से गिर जाना, स्टेयर से स्लिप हो जाना और फॉरवर्ड बेंडिंग होने की वजह से भी आपके डिस्क बल्ज हो सकती है. जो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है PIVD का वो होता है फॉरवर्ड बेंडिंग एंड सडन रोटेशंस. कभी कभी पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि वो सीढ़ियों से गिर गए, सीढ़ियों के गिरने के बाद से उनको पेन स्टार्ट हो गया. तो हियर इज अ फर्स्ट स्टेज बल्जिंग.
ये आपकी सबसे प्राइमरी स्टेज होती है। इसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो वीक पड़ने लगता है, बट पूरा एनुलस फाइब्रोसिस को टियर करके बाहर नहीं निकलता। सेकेंड इज प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन में क्या होता है, जो आपकी बल्जिंग होती है न्यूक्लियस पल्पोसिस की, वो फैलने लगती है। फैलने के साथ साथ वो एनुलस फाइब्रोसिस की एंड रेंज तक कवर ऑन कर लेती है। थर्ड इज एक्सट्रूजन। इसको आप हर्निएटेड डिस्क भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो एनुलस फाइब्रोसिस को टियर करके बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो एक लंप बना लेता है, जिससे आप हर्निएटेड डिस्क बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इज सिक्वेस्ट्रेशन। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ पीआईवीडी। ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, जिसमें आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो पूरा मूव आउट करके वर्टिब्रल एंड प्लेट तक रीच हो जाता है, जिससे आप क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क। और इस कंडीशन में पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि गो फॉर द सर्जरीज। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। ऑल वी नो दैट जो हमारी वर्टिब्राज होती है डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं, लाइक C7, T12, L5। जो हमारी L5 वर्टिब्राज होते हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं पीआईवीडी के लिए, बिकॉज जितना भी मोशन होता है, सारा जो वेट बेयरिंग होता है वो आपकी लंबर वर्टिब्रा पे आके जनरेट हो जाता है। एक्सेसिव रोटेशन और वेट बेयरिंग की वजह से जो मेनली आपकी डिस्क बल्ज होता है वो L3 से L5 रीजन के बीच मोस्टली देखा जाता है पेशेंट्स में। नेक्स्ट इज factors affecting the PIVD. There are the many factors which causes the PIVD, but there is only a main two factors. First is congenital and second is developmental. Congenital is like babies which is born with deformities like spina bifida. Next is developmental. डेवलपमेंटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड, कि पीआईवीडी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट नीड के हिसाब से एक्वायर किया गया है। एंड व्हाट इज द कॉजेज, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ हैबिट्स, accumulated trauma like sports injuries like football, and direct trauma hit from the other sportsmen, or most common factor is fall from the heights. Third is biomechanical factor. Biomechanical factor also called as posture. Posture is also responsible for PIVD. Next is there is some changes which is seen in your PIVD condition. First condition is nucleus displacement and nucleus degeneration. We have talked about the nucleus pulposus. Nucleus pulposus is like a gel-like material which prevent the frictions between the two vertebral bodies. एक सर्टेन एज ग्रैब करने के बाद न्यूक्लियस पल्पोसिस वीक होने की वजह से जो आपका जेल लाइक मीडियम है वो वीक होने लगता है। वीक होने की वजह से वो लेंथन होने लगता है, उस वाले आप उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस डीजनरेशन। न्यूक्लियस डीजनरेशन में क्या हो सकता है, जो आपका जेल लाइक मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो एक लेंथन शेप ले लेगा, जिससे आपका जो फ्रेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। सेकंड होता है आपका न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। एक्सेसिव प्रेशर बढ़ने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से या बायोमैकेनिकल फैक्टर होने की वजह से जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैलने लगता है। फैलने की वजह से वो अपनी जगह से बाहर निकलने लगता है, जिसे आप न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। इस कंडीशन में आपका प्रोट्रूजन भी हो सकता है और एक्सट्रूशन भी हो सकता है। अगर एक बार डिस्क थर्ड स्टेज में पहुंच गई, which is called extrusion, so it is not possible to retain its own shape and size. Here is a diagram of a normal disc and here is a diagram of degenerative disc. There is a normal shape and size of your nucleus pulposus and here is the degenerative changes occur over your disc. Next stage is stage of fibrosis. ह्यूमन बॉडी की कंसिस्टेंसी होती है कि एक
ट्रॉमा होने के बाद सेल्फ हीलिंग का रिपेयर होता है, लाइक सेल डेथ होने के बाद खुद को रिपेयर कर लेता है। ऐसे ही आपका डिस्क में होता है। तीनों स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस हो जाती है। तो 1 to 3 years के बाद वो जो डिस्क बल्ज है वो एक ऐसा फाइब्रोसिस के फॉर्म में आ जाएगा, वो एक ही जगह पे फाइब्रोस्ड। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, females are more prone to the PIVD than male, and the sports like football, volleyball or other sports like weightlifting, these are the prominent risk of PIVD. And patient is complaining pain over the lumbar region, or in some cases patient is complaining of a radiating pain which is also called as radiculopathy. पेशेंट आपके पास आता है, कंप्लेन करता है कि लास्ट जब से पेशेंट गिरा है उसको पेन कंसिस्टेंट बंधा हुआ है। पेन जो होता है वो आपका लोअर बैक पे होगा, L4 L5 रीजन में, और कभी कभी जो पेन है आपका वर्स हो जाता है जैसे ही मॉर्निंग होती है, और पेन जैसे ही चलता है तो पेन पूरा बटक से नीचे रेडिएट होते हुए एंकल तक रीच करता है। एंड पेशेंट की चीफ कंप्लेंट ये भी होती है कि जब पेन है हमारा कब बढ़ता है, जब हम बैठ के खड़े होते हैं या एक्सेसिव वॉकिंग करने की वजह से। ये आपके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स आपको बताता है। नेक्स्ट इज बेसिक मैनेजमेंट ऑफ योर PIVD। फर्स्ट वी हैव टू असेस द पेशेंट कि असेसमेंट लेना पड़ता है कि पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेंट लेके आता है। असेसमेंट में फर्स्ट इज डेमोग्राफिक डिटेल, वी हैव टू नो द जेंडर, ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पेशेंट, बिकॉज सम डिसीजेस आर कोऑर्डिनेटेड विद द gender and occupation also. In assessment part, patient is telling the chief complaint. Patient is complaining like back pain, radiating pain or other symptoms which he or she is facing from last 2 or 3 weeks or days. Next is examination. We have to examine the patient. First we have to take the range of motion, MMT or spatial tests. Then we have to check the posture and gait of the patient. Next, what is gait? Gait is like a walking pattern and walking framing of the patient. Gait एक ऐसा मीडियम होता है जिससे देख के हम पेशेंट को एनालाइज कर सकते हैं, जो उसका वॉकिंग पैटर्न होता है। जो गेट होता है PIVD का जो गेट होता है बहुत पेनफुल गेट होता है, जिसे आप एंटाल्जिक गेट भी बोल सकते हैं। जो पेशेंट आता है वो उसकी लिंपिंग स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट आपका एक पैर पे वेट बियर नहीं कर सकता, वो लंगड़ा के चलना स्टार्ट करेगा। इट इज कॉल्ड और एंटाल्जिक गेट। ये आपकी अपीयरेंस हो जाएगी जैसे ही पेशेंट आपके पास एंटर होगा OPDs में या हॉस्पिटल्स में। इस गेट पैटर्न पेशेंट का कैसा होगा कि उसका जो हिप होगा आगे की तरफ फ्लेक्स्ड होगा एंड उसकी लिंपिंग स्टार्ट होगी। लिंपिंग स्टार्ट होने की वजह से जो उसकी सपोर्टिंग मसल्स हैं उनमें टाइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। टाइटनेस इंक्रीज होने की वजह से उसका पोस्चर भी एबनॉर्मल हो जाएगा। PIVD पेशेंट्स का गेट एबनॉर्मल मिलता है एंड पोस्चर भी उनका इम्प्रॉपर मिलेगा। मोस्टली केसेस में जो आपके हिप अबडक्टर्स मसल होती है वो वीक होने लग जाती है ड्यू टू दी एक्सेसिव लोडिंग ऑन अनदर एक्सट्रीमिटी। देयर इज अ स्पेशल टेस्ट जिससे हम डायग्नोस करके पेशेंट को बता सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम होने लग रही है, लाइक SLR, लेस्गी टेस्ट, बोस्ट्रिंग टेस्ट, प्रॉन नी बेंडिंग टेस्ट एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट इन केस ऑफ कंप्रेशन ऑफ द sciatic nerve। बहुत सीवियर केसेस ऐसे आते हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें जो टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है और जो हमारा पेन है वो बटक से नीचे की तरफ जा रहा है। उस कंडीशन में जो आपकी sciatica नर्व है जो आपकी L4 L5 जंक्शन से पास ऑन होते हुए निकलती है तो कंप्रेस हो जाती है। तो sciatica नर्व कंप्रेशन की वजह से भी उनका जो सेंसरी लॉस होने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या चेक करते हैं, सेंसरी इम्पेयरमेंट टेस्ट। हियर इज अ साइन ऑफ प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट। पेशेंट को प्रोन लाइन में लेटा के उसका नी बेंड करेंगे 90 डिग्री और पेशेंट को बोला कमांड दी जाएगी कि आप अपना जो नी है वो एक्सटेंड कीजिए। जैसे ही पेशेंट एक्सटेंड कर फोर्स लगाए उसको पेन रेडिएट होगा उसके बटक वाले रीजन में।
नेक्स्ट इज लेस्गस टेस्ट। इसमें पेशेंट जो है सुपाइन लाइन लिटाया जाएगा, उसका हिप पेनी 90 डिग्री होल्ड करके पेशेंट को बोला जाएगा कि आप अप साइड फोर्स लगाइए। जैसे ही पेशेंट ये इनिशिएट करेगा उसको सडन जर्क आएगा और जिसकी वजह से उसका जो पेन रेडिएट होगा वो बैक में से बटक की तरफ में पेन रेडिएट होना स्टार्ट होगा। हियर इज द radiological diagnosis or reports of the patient. Here is the X-ray. Here is the X-ray or CT scan of the patient, which shows the bulging of the disc, and causes the narrowing of the vertebral column. A vertebral column opens from the one side and reducing from the other side, which causes the protrusion of the vertebral disc. Next is EMG test. EMG test also can be done to diagnose the PIVD. There are various tests which diagnose the PIVD. Now the treatment aspect. First is conservative, second is operative. Patient firstly go for the conservative treatment if his or her stage is 1 or 2, but in third stage and fourth stage patient is advised to go for the operative or surgery. Here is the conservative management for PIVD. First is rest. Rest is necessary for the patient who is facing the PIVD from last 2 or 3 months with the complaint of severe pain. Rest and anti-inflammatory drugs. Anti-inflammatory drugs basically is given to reduce the swelling and spasm which occurs over the lumbar region. Patient is advised to have a continued bed rest and traction for 2 weeks, which reduces the hernia 90%. And if there is no improvement with rest and traction, then steroids, which is called your epidural injection, is injected over the region of the lumbar region of the patient. Next है chemonucleosis. Chemonucleosis is an injection which is a proteolytic enzyme, and this enzyme has a property to dissolving fibrous and cartilaginous tissue. The disc which is herniated get dissolved through this injection. Next is operative management. There is the various surgeries or operations are going to curb the PIVD. First is indication for operative removal of disc. First is cauda equina compression syndrome that does not clear up with 6 hours of starting bed rest. Second is traction. In various conditions, traction is given to the patient in which sciatic nerve is compressed. This is the home treatment. And physiotherapy conservative management, patient can use the cryotherapy or contrast bath therapy to reduce the inflammation and pain. Physiotherapy management, PIVD. Before planning the treatment, determine the patient's position or comfort and functional position. For example, patient is not able to come to the OPD. So we have to manage the protocol according to the patient need and its functional availability. Next is modalities which is used to reduce the pain. First is cryotherapy. Cryotherapy are also called as ice therapy. Ice therapy is given to the patient to reduce the pain and act as a local anesthesia. Next is shortwave diathermy. Shortwave diathermy is given to provide the local relaxation of that particular region. Next is soft tissue manipulation, which is also called as massage, to reduce the topical spasm which is caused by the tightening of the paraspinal muscles. Thank you.